अक्सर कहा जाता है कि भारत की असली ताकत उसके शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों में बसती है। तो चलिए आज इसी विशाल ग्रामीण पहेली के टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं कि भारत का भविष्य असल में उसके गांवों के विकास पर कैसे टिका है। महात्मा गांधी ने ये बात दशकों पहले कही थी और देखिए ये आज भी कितनी सटीक बैठती है। यही सोच हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार है। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, मतलब भारत में हर 3 में से 2 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ग्रामीण भारत का 1/4 हिस्सा, सोचिए 1/4 हिस्सा आज भी भयंकर गरीबी में जी रहा है। और ग्रामीण विकास का जो असली मकसद है ना, वो इसी गरीबी और बेबसी को जड़ से खत्म करना है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं 2 सबसे बड़ी और बुनियादी चीजों से, पैसा और बाजार। पहले क्या होता था, आजादी के बाद ना किसान अक्सर बेचारे साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे। ऊंचा ब्याज, खातों में हेराफेरी, एक ऐसा कर्ज का जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। लेकिन फिर 1969 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सरकार ने बैंकों को गांव-गांव तक पहुंचाया। मकसद ये था कि किसानों को खेती के लिए सस्ता लोन मिल सके। पर यहाँ एक और दिक्कत थी। बैंक तो आ गए, लेकिन उन्हें चाहिए थी गारंटी, कोलैटरल। अब वो बेचारे गरीब किसान कहाँ से लाते? ज्यादातर के पास तो कुछ था ही नहीं। और बस इसी कमी ने एक बहुत ही शानदार जमीनी आइडिया को जन्म दिया। और वो आइडिया था स्वयं सहायता समूह, जिन्हें हम SHGs भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ लोग और खास तौर पर महिलाएं मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत को एक जगह इकट्ठा करती हैं और फिर आपस में ही एक दूसरे की जरूरत के वक्त मदद करती हैं, वो भी बिना किसी बैंक गारंटी। इसका काम करने का तरीका भी ना बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही असरदार। सब सदस्य मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, फिर अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उसे बहुत ही वाजिब ब्याज पर उधार दे दिया जाता है। और वापसी, वो भी छोटी छोटी आसान किश्तों में। है ना कमाल का सिस्टम। और आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा आंदोलन बन चुका है। आज भारत में करीब करीब 6 करोड़ महिलाएं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हिस्सा हैं। ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। अच्छा, तो पैसों की बात तो हो गई, लेकिन एक और बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो है अपनी फसल को बेचना। किसानों को अक्सर सही दाम की जानकारी ही नहीं होती। बिचौलिए होते हैं, वो फायदा उठा लेते हैं। फिर सही जगह पर फसल रखने की सुविधा नहीं होती तो 10% से ज्यादा उपज तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इस मार्केटिंग की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक तरह से 4 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, बाजारों को रेगुलेट किया ताकि पारदर्शिता आए। दूसरा, सड़कें, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज जैसी जरूरी चीजें बनाई। तीसरा, किसानों को मिलकर अपनी सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। और चौथा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP जैसी पॉलिसीज लागू की। चलिए अब एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। इसका मतलब सीधा सा है कि सिर्फ एक ही तरह की खेती पर निर्भर मत रहो। इससे क्या होता है, जोखिम कम होता है और कमाई के नए रास्ते खुलते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी साल मॉनसून ने दगा दे दिया या फसल खराब हो गई तो क्या होगा? सिर्फ खेती के भरोसे बैठना तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और साल भर कमाई का रास्ता भी बनाए रखता है। और इस डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण है पशुपालन। इस चार्ट को देखिए, कुल पशुधन में 61% हिस्सा अकेले पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन का है। ये साफ दिखाता है कि ये गांव में कमाई का कितना बड़ा जरिया बन चुका है। और जमीनी हकीकत कुछ ऐसी दिखती है। गुड़ बनाने से लेकर भेड़ पालने तक इस तरह के काम 7 करोड़ से भी ज्यादा छोटे किसानों को कमाई का एक दूसरा और स्थिर जरिया देते हैं। और जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा, पशुधन सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा पोल्ट्री का ही है। ये सबसे तेजी से बढ़ भी रहा है और लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। पशुपालन के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे मछली पालन हो गया, बागवानी है और डेयरी तो है ही। खासकर डेयरी सेक्टर में जो ऑपरेशन फ्लड हुआ था, वो तो एक क्रांति ही थी। उसी की वजह से आज भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, तो अब जरा खेती के भविष्य की तरफ देखते हैं।
यहाँ एक और बहुत ही अहम चीज सामने आती है, और वो है जैविक खेती, या जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब देखिए, केमिकल वाले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के नुकसान के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग ही इसका परफेक्ट सोल्यूशन है? क्या ये हर मर्ज की दवा है? इसके फायदे देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। किसानों के लिए ये सस्ता पड़ता है, हमें केमिकल फ्री और हेल्दी खाना मिलता है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है तो एक्सपोर्ट से देश की कमाई होती है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है तो रोजगार भी ज्यादा मिलता है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे शुरू में पैदावार थोड़ी कम हो सकती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छा बाजार ढूंढना भी आसान नहीं होता, और हाँ, इसमें बिना मौसम की फसलें उगाना भी एक मुश्किल काम है। तो हमें एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाना होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ग्रामीण विकास कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये एक ऐसी क्रांति है जो आज भी चल रही है, एक अधूरी क्रांति। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि असली ग्रामीण विकास किसी एक जादू की छड़ी से नहीं हो सकता। ये एक मिक्सचर है जिसमें सही समय पर लोन, बाजार तक पहुंच, खेती के अलावा दूसरे काम और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे नए आइडियाज सब कुछ शामिल है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे भारत के खेती किसानी से जुड़े बाजार बदल रहे हैं, तो सबके भले के लिए सरकार के दखल और बाजार की आज़ादी के बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन क्या होना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।